हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। डॉक्टर सऊद एक बार फिर आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड चैप्टर से रिलेटेड ग्रेड 12 आईआईटी जेई नीट के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। सो वंस अगेन आपके सामने मैं हाजिर हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। And one more thing I would like to say, please keep your notebook with you whenever you are practicing or whenever you are taking any lecture or doing any practice. Remember that concept को समझ लेने के साथ उनका application बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर बच्चे अपने आप को कंसेप्चुअली तैयार रखते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़ा सफ़र करते नजर आते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्कशन पॉइंट टुडे। आप लोगों को इसी से रिलेटेड आज एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ देने वाला हूँ। सो get ready for that and let's start. So first of all, I would like to take the permittivity. Okay. So this is a very important concept. Most of the time बच्चों को इस concept के बारे में word to word definition बहुत बार याद होते हैं, लेकिन इसका जो बहुत ही करेक्ट मीनिंग होता है, जो फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, उसकी डेफिनेशन से ज़्यादा उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो परमिटिविटी एक्चुअली एक मीडियम की प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, मीन्स दो चार्जेस एक मीडियम में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई एक मीडियम मैंने अप्लाई किया है, ये मीडियम है और इस मीडियम के अंदर हमारे पास कोई दो चार्जेस मौजूद हैं। दिस इज द वन चार्ज एंड दिस इज द सेकंड चार्ज। ऑलराइट, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आर डिस्टेंस है। दीज चार्जेस आर एबल टू मूव अकॉर्डिंग टू द फोर्स, वॉट एवर विल बी द फोर्स इन बिटवीन दैम। फॉर एग्जाम्पल, ये Q1 चार्ज है और ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, और मेरे पास जो Q2 चार्ज है वो नेगेटिव है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर खिंच कर जाने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली इनका एक दूसरे के पास जाना, आगे बढ़ना, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जिस मीडियम में मौजूद हैं वो मीडियम इनको कितना अलाउ करेगा। राइट स्टूडेंट? सो दैट थिंग इज नोन एज द परमिटिविटी। किसी भी मीडियम का ये कैरेक्टर कि वो इन चार्जेस को कितना मूव होने दे सकता है, वो उस मीडियम की परमिटिविटी है। ऑब्वियसली ये दोनों चार्जेस, जैसा कि मैंने यहां एक एग्जांपल के लिए डाला है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर। If I am taking one of them as water and the second medium is the air, look at this. It is 1 upon 80th time of the air. Means air is a very rare kind of medium, rarer kind of medium where charges can move with the least obstruction. कम से कम रुकावट के साथ चार्ज एक दूसरे की तरफ खींच सकते हैं, उससे कम तरीके से वो मूव कर सकेंगे when they will be in water. So that is known as the permittivity. Another example you can apply in the real life, just like एक और analogy आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि आप एक ग्राउंड के अंदर खेलने जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप ग्राउंड के अंदर खेलने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी 11 लोगों की टीम फुटबॉल मैच में इन्वॉल्व है। ये 11 लोग उस ग्राउंड के अंदर कितने अच्छे से मूव कर रहे हैं व्हेन दे आर प्लेइंग, बिकॉज ग्राउंड खाली है, ग्राउंड में ज्यादा लोग भी नहीं है और ग्राउंड बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन और कारपेट है। एंड व्हेन यू विल बी इन द वैट फील्ड, एक बहुत गीला फील्ड होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा, एक ऐसा सिनेरियो होगा जहां पे आपके मूवमेंट इतने सफल नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो मूवमेंट है, आपके जो पासिंग है, आपकी जो इंटरेक्शन है दूसरे खिलाड़ियों के साथ, उतना अच्छा नहीं होगा। That is similarly applicable in case of the permittivity. So permittivity वही एक सिचुएशन है जो आपके फुटबॉल ग्राउंड की सिचुएशन है, जो आपके मूवमेंट को अलाउ करती है। मीडियम की परमिटिविटी भी एक ऐसी ही सिचुएशन है जो मीडियम में चार्ज को एक दूसरे की ओर चलने या एक दूसरे से दूर जाने के लिए कितना अलाउ करती है। ओके, सो दैट परमिटिविटी मे बी रिलेटेड टू द वैक्यूम। For example, if I take it from the vacuum point of view, for example, मैं इसको अगर वैक्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं स्टूडेंट,
तो इसको मैं डिनोट करूंगा F इज इक्वल्स टू, मीन्स आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द वैक्यूम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा जो सिचुएशन है कूलम्स लॉ के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 upon R square. You are very much aware of that thing, okay? This is the Coulomb's law. But what about when the things will change? For example, if I'll put the vacuum, in spite of vacuum, I'm putting some medium. For example, I'm putting water. What will be the calculation? 1/4 pi epsilon now. Now I'm not taking epsilon naught. यहाँ मैंने epsilon naught लिया था स्टूडेंट, यहाँ पे मैं epsilon अकेले लेने वाला हूँ because this is the permittivity of the medium and the Q1 Q2 upon R square will remain same. So look at this. In this formula, I am putting epsilon naught, which is the permittivity of the vacuum, right? And the second here, I'm putting epsilon, that is the permittivity of the medium. I hope आप लोगों को ये situation समझ आई होगी. Whenever we will compare them, for example, अब दोनों ही permittivity को हम comparison के लिए ले जाते हैं. For example, that is known as the relative, I mean absolute permittivity. All right. So that is known as the absolute permittivity. What is absolute permittivity? आप लोग इसको drive कर सकते हैं. Absolute permittivity. All right, student. So absolute permittivity, actually the comparison in between them, and it is denoted by ER, epsilon R, or another symbol we can put here, that is kappa. Kappa is equals to, it is the comparison of two permittivity, epsilon upon epsilon naught. As you can see, epsilon is related to the medium, right? And epsilon naught is related to the vacuum. सो whenever हम वैक्यूम से कंपैरिजन करते हैं किसी परमिटिविटी का, किसी की भी परमिटिविटी का, हम उसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी या कप्पा के नाम से जानते हैं. अगर मैं चाहूं तो इसी सिचुएशन को मैं फोर्स के टर्म्स में भी स्टूडेंट लिख सकता हूं. तो कप्पा इज इक्वल्स टू फोर्स इन द वैक्यूम divided by force in the medium, right? So both are the important relations which are quite useful for you. आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारी चीजों की हमारे पास जो कप्पा की स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज हैं जो पहले से पता हैं, कैलकुलेट की गई हैं. फॉर एग्जांपल, कप्पा फॉर द वैक्यूम इज टेकन एज 1. ओके, whenever we are doing some numericals, so हम कप्पा ऑफ द वैक्यूम 1 कंसीडर करते हैं. कप्पा ऑफ द एयर, ऑलराइट, कप्पा ऑफ द एयर, right? That is approximately 1.00054. That is slightly more than the vacuum. Okay, kappa of the water, right? That is for the water. Its value is about 80. So these are important relations which are going to be quite useful when you will solve the numericals related to the permittivity. So this concept is very important for all the students. जो भी इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आप करेंगे, परमिटिविटी के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है. तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हुए होंगे. एंड the next topic I'm going to cover over here, that is about the comparison of electrostatic and gravitational forces. स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड के अंदर. स्टूडेंट्स को कई बार ये क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको कंपैरिजन करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड gravitational forces. So very easy concept अगर आप इसको इस्तेमाल करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आई मीन फोर्सेस, उसके साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं. ऑलराइट, ओके, चलिए चलते हैं. सबसे पहले सॉरी टू से मेरा जो
पैन टैप है वो थोड़ी देर के लिए शायद हैंग हो रहा है, इसलिए मैं अभी उसको एक डिफरेंट मोड पे ले जाके आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ. सो लेट मी डू दैट प्लीज, जस्ट गिव मी couple of seconds. Yeah. All right. So I was talking about the comparison between electrostatic and gravitational forces. देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में जो कंपैरिजन है एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वेरी सिंपल. कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं. So, सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की तरफ चलते हैं. देखिए अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले दोनों लिख लें तो आपको समझ में आएगा. F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, and the gravitational force is the G m1 m2 upon R square. लुक एट दिस. सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही फोर्सेस में सबसे बड़ी जो सिमिलैरिटी है, दोनों ही इनवर्स टू द डिस्टेंस स्क्वायर है. दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी. एंड दोनों ही फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ द बॉडी की ओर होता है. तो बोथ आर दी बेसिकली सेंट्रल फोर्सेस, मींस they are basically directed towards the center of the body. For example, this is the center of the body A and this is the center of the body B. दोनों के ही फोर्सेस, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो सेंटर टू सेंटर ही वर्क करते हैं. That's why they are known as the central forces. This is a second similarity. And both are the conservative in nature. Both are the conservative in nature. All right? Conservative in the nature. Okay? And both can work in the vacuum. ये चार इनकी इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज हैं जो इनको काफी ज्यादा यूजफुल फोर्स बनाती हैं, क्योंकि इनको वैक्यूम में भी आप ऑपरेट होते देखते हैं. ये नेचुरल फोर्सेस में से एक हैं. ये इनकी सबसे बड़ी चार सिमिलैरिटीज हैं स्टूडेंट्स, आप इनको जरूर याद रखें. अब एक दूसरी सिचुएशन अराइज होती है. वंस इफ वी विल इन द सिचुएशन व्हेन ऑल द फोर्सेस आर नॉट वन टू थ्री, दे आर सो मैनी. एंड यूजुअली ऐसा ही होता है, हमारे चारों ओर जो फोर्सेस होते हैं वो एक दो ना होकर अनेक होते हैं. और जब भी कभी ऐसा होता है जब अनेक टाइप के फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर ये कई सारे फोर्सेस एक साथ मौजूद हैं, तो यहां पर हमें इनको अंडरस्टैंड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होता है. सो स्टूडेंट, हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से रिलेटेड है. सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के सुपरपोजिशन से मतलब है जितने भी फोर्सेस सिचुएशन में मौजूद हों उन सबको आपको ओवरकम करके एक फाइनल रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. सो दिस टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली. आई होप इतना आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा. तो इसको जरूर कंप्लीट करें और इससे रिलेवेंट प्रैक्टिस को भी अच्छे से करें. And I must say thank you very much for joining and keep sharing and subscribe the channel. Thanks a lot. Bye bye.